नमस्कार। मैं दिलीप सिंह एक बार फिर से मूल अधिकारों के विषय में जानकारी लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम मूल अधिकारों के अंतर्गत अंतिम श्रृंखला के रूप में भाग 3 के अतिरिक्त संविधान में प्रदत्त किए गए विभिन्न अधिकारों एवं मूल अधिकारों की आलोचना और मूल अधिकारों के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य प्राप्त अधिकारों की। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी संविधान में विभिन्न अधिकार भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा। इसका आशय है कि बिना विधि के प्राधिकार के यानी कि किसी यथोचित कानून के बिना किसी भी प्रकार का कर न तो लगाया जा सकता है और न उसे संग्रहित करने के लिए विवश किया जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के बारे में यह बता देना बेहद जरूरी है कि यह अधिकार भारतीय संविधान के 44वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को स्थान प्राप्त था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उक्त संशोधन किया जाकर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से निरसित कर दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। इसका आशय है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 13 में ही अनुच्छेद 301 में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है और यह भारत के राज्य क्षेत्र में अर्थात भारत के किसी भी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार करने, वाणिज्य करने और समागम आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो एक निश्चित आयु को प्राप्त कर चुका है वह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में मतदान करने का संवैधानिक रूप से अधिकारी है। यह वयस्क मताधिकार की प्रणाली न केवल लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं अपितु नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं आदि के लिए भी लागू की गई है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की आलोचनाओं की। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत बिना आलोचना के अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, इसलिए आवश्यक है कि हम मूल अधिकारों के विषय में भी कुछ आलोचनाओं पर दृष्टिपात करें। सबसे पहले हम पाते हैं कि मूल अधिकार जो है वे विभिन्न मर्यादाओं से युक्त हैं और उनके व्यापक प्रतिवाद हैं। वास्तव में देखा जाए तो संविधान एक ओर तो मूल अधिकार प्रदान करता है और दूसरी ओर उन पर अनेक प्रतिबंध लगा देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीन लेना होता है। जसपत राय कपूर का मानना है कि मूल अधिकारों के भाग को इस तरह कहा जाना चाहिए कि मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं। वास्तव में मूल अधिकारों पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाकर उन्हें सीमित बनाने का एक अनजाना प्रयास किया गया है। मूल अधिकारों की दूसरी आलोचना
इस आधार पर की जाती है कि ये सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की अनिवार्यता इनके द्वारा प्रदान नहीं की गई है। मूल अधिकार राजनीतिक अधिकार तो प्रदान करते हैं, किंतु व्यक्ति के या नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए अनिवार्य अधिकारों की प्रदानता नहीं करते और उन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित कर उन्हें राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो मुख्य अधिकार सामाजिक और आर्थिक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए हैं, उन्हें राज्य की इच्छा पर छोड़कर एक तरह से व्यक्ति को उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। मूल अधिकारों की अगली आलोचना की जाती है कि इसमें स्पष्टता का अभाव है। इसके अंतर्गत कई ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनसे एक सामान्य व्यक्ति को इन मूल अधिकारों के महत्व, अर्थ और उन्हें जानने में बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स तो यह तक कहते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। मूल अधिकारों की अगली आलोचना यह की जाती है कि इनमें स्थायित्व का अभाव है। मूल अधिकार अलंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं है, ये सदैव संशोधनीय है और संसद जब चाहे इन मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है या इन मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है। जैसे कि 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को 44 से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। वास्तव में देखा जाए तो मूल अधिकारों को एक तरह से संसद में बहुमत वाले दल की इच्छा पर छोड़ दिया गया है और इसीलिए संभवतः न्यायपालिका द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। मूल अधिकारों की अगली आलोचना यह की जाती है कि ये अत्यंत समय, श्रम और धन साध्य उपचार है। देखा जाए तो न्यायपालिका को चूंकि मूल अधिकारों के संरक्षण की उत्तरदायित्वता सौंपी गई है, लेकिन न्यायपालिका के समक्ष किसी वाद को दायर करने में अत्यंत समय, श्रम और धन की जरूरत होती है और इस प्रकार एक असामान्य आदमी के लिए इस तरह की उपचार की कल्पना करना भी दूर की कौड़ी नजर आता है। मूल अधिकारों की अगली आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इसके कुछ उपबंध विरोधाभासी हैं। एक ओर तो मूल अधिकार जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, वहीं इसके कुछ उपबंध जैसे निवारक निरोध आदि मूल अधिकारों को इसकी मुख्य भावना से दूर कर देते हैं। इस प्रकार के निवारक निरोध आदि के उपबंध राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आलोचकों का यह कहना ठीक ही नजर आता है कि भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों की ज्यादा व्यवस्था करता है। किसी भी अन्य लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध जैसे उपबंध को संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। मूल अधिकारों का कोई दार्शनिक आधार नहीं है। वास्तव में मूल अधिकार किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सर आइवर जेनिंग्स भी यह मानते हैं कि मूल अधिकार किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किए गए हैं, अपितु यह विभिन्न संविधानों की एक तरह से मिश्रण के आधार पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। आलोचकों का यह भी कहना है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में अत्यंत कठिनाई इसी कारण आती है कि इनका कोई दार्शनिक आधार उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों के महत्व की। चूंकि कोई भी सिद्धांत आलोचना से परे नहीं होता है, किंतु प्रत्येक सिद्धांत का अपना एक महत्व है। मूल अधिकारों का महत्व इस कारण भी है कि ये लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप है और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार सिद्ध होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत समानता, धर्मनिरपेक्षता जैसे गुणों को इसी कारण भारतीय संविधान के अनिवार्य तत्व के रूप में सम्मिलित किया जा सका है कि यह मूल अधिकार लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप है। मूल अधिकार व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और इनके बिना व्यक्ति का न तो व्यक्तित्व
निर्माण संभव है और न उसकी व्यक्तिगत विकास के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। मूल अधिकार वैयक्तिक स्वतंत्रता के संवाहक हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में भारतीय संविधान में प्रविष्ट किए गए हैं। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में वैयक्तिक स्वतंत्रता को भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है, तो उसके पीछे मूल अधिकारों का ही योगदान है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के शासन की घोषणा करते हैं और व्यक्ति के शासन का निषेध करते हैं। इसका आशय यह है कि भारतीय संविधान कानून के अनुसार संचालित होता है। भारतीय व्यवस्था विधि पर आधारित है और किसी भी व्यक्ति को इस विधि के शासन की उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार मूल अधिकार सभी वर्गों को संरक्षण प्रदान करते हैं, चाहे वे अल्पसंख्यक वर्ग हों, चाहे वे समाज के कमजोर वर्ग हों, चाहे वे लंबे समय से ऐतिहासिक रूप से दबे कुचले निम्न जाति के वर्ग हों। उन सभी के लिए संविधान में संरक्षण प्रदान किया गया है और यह संरक्षण उन वर्गों को अपने अधिकारों के प्राप्ति के लिए संघर्ष करना और उन्हें प्राप्त करना भी सिखलाता है। इस प्रकार आज हमने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की अंतिम श्रृंखला में संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के आलोचना और महत्व के बारे में जाना। मैं आशा करता हूं कि आप सब विद्यार्थियों को इन मूल अधिकार विषयक श्रृंखला से पर्याप्त रूप से लाभ हुआ होगा और आप इस ज्ञान का उपयोग अपने अध्ययन में कर सकेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे पुनः एक बार अगले भाग में रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।